इधर सुनो, कुछ लिखना मत, यहां सुनो, बात मत करो। दो लॉज होते हैं, एक को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और सेकेंड को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वहीं का है, सुनते जाओ बस। डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये याद रखना है कि वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव होने का मतलब वो कौन सा लॉ फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। अगर कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, इसका मतलब उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे हम ए का बी से डॉट करें या बी का ए से डॉट करें, दोनों केसेस में आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में ए का डॉट बी के साथ हुआ या बी का ए के साथ हुआ है, क्या ऑर्डर मैटर किया? नहीं। तो हम बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसा है? कम्यूटेटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, उसको हम कहते हैं वो कैसा है? एंटी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव होने का मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ए का क्रॉस करोगे बी के साथ, तो वो बी का ए के साथ क्रॉस के बराबर नहीं होगा, रैदर वो उल्टा होता है। तो ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, इट इज ऑपोजिट टू बी क्रॉस ए। अब क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये वाला ए क्रॉस बी और ये वाला बी क्रॉस ए, बीच में नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन का वेक्टर में मतलब होगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसा है डायरेक्शन? ऑपोजिट। और ये नेगेटिव साइन ही आने की वजह से हमने क्या बोला कि डॉट प्रोडक्ट कैसा है? एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, कहने का मतलब कि क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा? नहीं। आया बात समझ में? कौन फॉलो करेगा? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करेगा। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों ही फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मतलब ये है कि हमें ए का डॉट करना है दो वेक्टर्स के सम के साथ। तो जैसे आप मल्टीप्लीकेशन में करते हो, पहले ए का बी के साथ डॉट करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस होगा तो माइनस लगाओगे, और यहां पे आप कर दोगे एक ए डॉट सी। क्रॉस में भी सेम होगा, पहले ए का बी के साथ क्रॉस होगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस आएगा, और ए क्रॉस सी होगा। आ रहा है समझ में? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों फॉलो करेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ कौन फॉलो करेगा? डॉट प्रोडक्ट। कौन फॉलो नहीं करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। लिख लीजिए इतनी बातें। अच्छा, ठीक बात है। लिखो फटाफट।
डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ा दिया था क्या? पीछे चेक करो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का दूसरे पे, वो भी हो गया था। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे ही है। हाँ, इसके बाद मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे। इतना लिख लिया सब लोग? सिलेबस कहाँ तक है? एनएलएम, न्यूटन्स लॉ की वेक्टर्स की टू मोशन इन अ प्लेन। डेरिवेशंस भी करवा रहे क्या फॉर्मूला का, लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करके? नहीं, वो नहीं, डेरिवेटिव्स वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन वो नहीं करवाया होगा, इसका जरूरत भी नहीं है। आगे लिखते जाओ। पढ़ लो फटाफट। थोड़ा सा यहाँ सुनो, पैरेलेलोग्राम का एरिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा सुन लो फिर लिखना। ये पैरेलेलोग्राम है, तो ये पूरे पैरेलेलोग्राम का एरिया मैंने एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम से लिखा है, और ये आधा जो ब्लू वाला शेडिंग है, क्या ये उसका हाफ ट्राइंगल है? इस पैरेलेलोग्राम में कितने ट्राइंगल्स है? 2। क्या दोनों आधा आधा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं? तो अगर पैरेलेलोग्राम का एरिया a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से डिनोट हो रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या उसका हाफ होगा। ठीक है, पहला तो ये समझना है कि ट्राइंगल का एरिया पैरेलेलोग्राम का कितना होगा, हाफ होगा। अब अगर दो साइड्स हमें ये दी है a और b, ये दो कैसी साइड्स है पैरेलेलोग्राम की, एडजेसेंट साइड। अगर ये a वेक्टर और b वेक्टर के फॉर्म में दो साइड्स दिया है, तो पैरेलेलोग्राम का एरिया निकालने के लिए आप सिंपली किसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, a क्रॉस b का। आ रहा है समझ में? और इसी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ आपको किसका एरिया दे देगा, पैरेलेलोग्राम का। ये आपका फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ
साइड्स। आपको डायगोनल्स भी दिए जा सकते हैं। डायगोनल्स देने का मतलब कि ये अगर हमारा इमेजिनरी पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एक डायगोनल आपको वेक्टर फॉर्म में देंगे, इसको बोलेंगे दिस इज वेक्टर D1, और ये वाला जो डायगोनल है इसको आपको वेक्टर फॉर्म में देंगे, बोलेंगे ये है डायगोनल D2। अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं तो एरिया का फॉर्मूला जस्ट लाइक द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। आया समझ में? तो साइड्स के फॉर्म में पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू A क्रॉस B। और अगर डायगोनल्स D1 D2 दिया है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। आया समझ में? उतार लो अब इसको। आपको बस पैरेललोग्राम देके ही पूछेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है जो आपको याद रखना है। लिख लिया? थोड़ा यहां सुनो, लिखना रोक दो। पैरेललोग्राम को 3D में एक्सटेंड कर देंगे तो उस शेप को क्या बोलेंगे हम, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है? क्यूबॉइड को ऊपर से थोड़ा सा वो कर दो। ठीक है? पॉइंट मेरा ये है, ये पैरेललोपाइप्ड कैसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल है। 3D ऑब्जेक्ट्स का क्या कैलकुलेट किया जाएगा, वॉल्यूम। अब अगर ए बी और सी उसके 3 एडजेसेंट साइड्स हैं तो उसका वॉल्यूम ए बी और सी के किस चीज से डिनोट होगा, प्लीज बोलिए क्या लिखा है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल का प्रोडक्ट का मतलब है 2 वेक्टर्स का क्रॉस करना है, तीसरे के साथ आपको डॉट करना है। आ रहा है बात समझ में?
तो आप पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, उसका आप डॉट कर देंगे ए के साथ। आ रहा है समझ में? इसी चीज को हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना। इसी को हम बोलेंगे एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम किसका रिप्रेजेंट करता है? पैरेलेलोपाइड का। ये एक रिजल्ट भी आपको याद रखना, इसको भी लिख लो, यहाँ पे रिजल्ट्स खत्म होते हैं, यहाँ पे चैप्टर ही खत्म हो जाता है। लिखो, क्वेश्चंस करवाऊं कुछ? लिख लिया? लिखो पहला सवाल। लिखो, टू एडजेसेंट साइड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, two adjacent sides of a parallelogram are represented by the vectors. Two adjacent sides of a parallelogram are represented by the vectors पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, ट्रायंगल का एरिया बताओ। करो सॉल्व फटाफट। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो। किसी को भी ए ले सकते हो, किसी को भी बी ले सकते हो, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ये ए और बी क्या दिया था? साइड्स की डायगोनल्स। साइड्स था, साइड्स के टर्म में क्या फॉर्मूला है पैरेललोग्राम के एरिया का? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे फॉर्मूला हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है तो आप कैसे बताया था आपको? आई कैप, जे कैप, के कैप,
ऊपर में किसका कंपोनेंट्स लिखोगे? ए क्रॉस बी करना है तो ऊपर ए का कि बी का? ए का होगा। 1 2 और 3 और इसका कितना है 3 -2 और 1। इसको सॉल्व करो। पहले वेक्टर फॉर्म मिलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो, मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर फॉर्म आया क्या कुछ? ये यही आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। दिस इज ए क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में क्या क्या ऐड कर देंगे? कितना आ रहा है ये वैल्यू? रूट में कितना 190, और फिर ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू रूट 192। ये 192 के अंदर ही रूट में सब कुछ लेके जाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा? इसका आंसर भी दे दो जरा तो। 48 क्या? हाँ वैसे भी कर सकते हो। अरे कितने बजे का क्लास है, कितने बजे आ रहे हो? कितना आ रहा है ये 4√3, और ये कितना आ रहा है 8√3। तो प्लीज फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम if the diagonals of a parallelogram are represented by the vectors, if diagonals of a parallelogram are represented by the vectors, अगेन फिर से वही दो चीजें निकालनी है। डायगोनल्स दिए होते तो क्या फॉर्मूला था पैरेललोग्राम के एरिया का? d1 क्रॉस d2 या उसका हाफ? ये पैरेललोग्राम का है तो ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? क्या इसका हाफ? तो वो 1/4 क्रॉस हो जाएगा। करो पिछले सवाल जैसा सॉल्व। इसको कह दो ये d1 है, इसको कह दो ये d2 है, क्रॉस प्रोडक्ट फिर से निकालो।
यहाँ गड़बड़ की हो। के वाला जब निकालेंगे तो ये 10 और -(-12) होगा ना। कितना आया वेक्टर फॉर्म में, आया क्या कुछ? बताओ कितना आई कैप? -2 आई कैप, कितना जे कैप? +4 जे कैप, और कितना के कैप? ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 14 जे कैप, ठीक है। और यही हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट में कितना, 684। इसको भी अंदर ही लेके चले जाओ। 6√19 √171 आई थिंक। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो? क्या चीज, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? अच्छा, इसका वैल्यू है 6√19। ये आ रहा है क्या आंसर, ये चेक करना। ऐसा कुछ आ रहा है? ये 2 अंदर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। √171 आना चाहिए आंसर। और ये ट्रायंगल उसका कितना हो जाएगा, हाफ डबल 1/4। तो ये हो जाएगा √171/2। इसको इतना ही रख दो। प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं हो सकता है फिर। समझ में आया? चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर का हेडिंग लगाओ। नहीं, कुछ क्वेश्चंस और है, रुको 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 अभी। अगला क्वेश्चन लिखो। 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, 3-4 पार्ट्स। अरे चुप हो जाओ, कितना बात कर रहे हो सुबह सुबह।
ये टोटल मिला के 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ऊपर वाला 1 में, नीचे वाला 3 में। करो जरा सॉल्व, इंक्लूडिंग 2 बार AIPMT में। ए और बी दो वेक्टर्स है, उनके बीच में रिलेशन दिया है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। तो पूछा है ए और बी के बीच में एंगल कितना रहा होगा और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा। एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 60 डिग्री आएगा। अरे सॉल्व करो, शुरू ही नहीं हो रहा है। बात करने में खाली बिजी हो। संप्रीति कल क्लास क्यों नहीं आई? स्कूल में प्रोग्राम, किस चीज का फंक्शन था? आपको भी मिला कुछ? अच्छा, कॉस थीटा यूज मत करो अनुलेखा, वो जो रिलेशन गिवन है उससे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो और वहां से ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या? साइन थीटा की क्रॉस थीटा, क्रॉस में साइन थीटा और डॉट में क्या आएगा? कॉस थीटा। यूज करो वो चीज। स्नेहा, अनुभव, अभिनव, सॉरी। ओ डूड, आया क्या आंसर? आंसर आया नहीं। ए क्रॉस बी को कैसे ओपन करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या? साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है लेफ्ट में गधो। ए क्रॉस बी को कैसे, ए डॉट बी को कैसे खोलेंगे? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बी इंटू व्हाट? कॉस थीटा। क्या कट जाएगा? और ये कॉस थीटा को नीचे लाओगे तो टैन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो थीटा कितना होगा? अब थीटा पता चल गया है तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू वॉट? क्या यही फॉर्मूला है? वहां से cos थीटा का वैल्यू रख दो यहाँ पे। हाँ, यही आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई और कर लोगे तो। ये कितना हो जाएगा? इतना ही छोड़ सकते हैं क्या? इतना ही छोड़ना ही पड़ेगा, वही आंसर भी है। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। शशांक, आ रहा है क्या समझ में? क्यों लेट हो गए?
यहां सुनो, अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, पूछा है ये ए और बी पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा या 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। कैसे करेंगे इसको? एंगल पूछा है, कॉस थीटा निकालो जरा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वाला फॉर्मूला यूज करके। वो एंगल निकालो, 0 हो गया तो पैरेलल, 90 हुआ तो परपेंडिकुलर, 180 हुआ तो एंटी पैरेलल। वहीं से आएगा जो भी आंसर आना है। कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करके? कैसे वैसे? तो पैरेलल है या नहीं वही तो बता पाओगे बस उससे। ऑप्शंस में तो और भी एंगल्स का वैल्यू दिया है, 60 है कि 45 है, तो उसके लिए बेटर है आप कॉस थीटा ही निकाल लो। हम्म, डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज करो। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट निकालो, नीचे में ए और बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल के रखो जरा। क्या हुआ? आर डैश ब्लैंक भरना है आपको। ए का मैग्नीट्यूड अलग निकालो, बी का अलग निकालो, ए डॉट बी अलग निकालो, यहाँ पे लाके रख दो सब। आया आंसर? आप ये ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट जब सॉल्व करते, ए और बी का मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो आता, पर जब आप डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते तो वही कितना आ जाता? जीरो। कैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है? जो वेक्टर्स कैसे हो? परपेंडिकुलर, तो यहां से आप cos थीटा जीरो लिख सकते हो, और 90 डिग्री पे cos का वैल्यू जीरो होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। चलो हेडिंग लगाओ अगले चैप्टर का, मोशन इन टू डायमेंशन।
वो हेडिंग लगाओ नए चैप्टर का। ये क्या निकाल रहे हो आप? ए बी कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला तब यूज करोगे ना जब कॉस थीटा भी पता हो। हमें तो कॉस थीटा ही निकालना है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? पेन दो। यही तो फॉर्मूला था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और यहीं से हम कॉस थीटा को क्या लिखते थे? ये नॉन जीरो है, पर ये डॉट प्रोडक्ट ही कितना आ जाएगा? जीरो। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? जीरो कितने पे? 90। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप जा सकते हो। लगाया हेडिंग? लिखो इसमें। इफ ड्यूरिंग मोशन इन टू डायमेंशन में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इफ ड्यूरिंग मोशन any two position coordinates, if during motion any two position coordinates, ब्रैकेट में ऐसे लिखो x एंड y, कॉमा y एंड z, और लिखना है बेसिकली, बीच में एंड तो मत ही लिखना। ये लिख लो ब्रैकेट में, इफ एनी टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में x एंड y और y एंड z और z एंड x, ब्रैकेट क्लोज करना, चेंज साइमल्टेनियसली विद टाइम, change simultaneously with time, the motion is said to be 2D motion, two dimensional motion. Change simultaneously with time, the motion is called 2D motion. Next point में लिखना, two dimensional motion is also known as, second point, two dimensional motion is also known as 2D motion. अगले पॉइंट में लिखना, if x and y position, 2D motion is also known as motion in a plane. 2D motion is also known as motion in a plane. अगले पॉइंट पे चलो, if x and y coordinate, if x and y coordinate change simultaneously, if x and y coordinate change simultaneously, the motion takes place in xy plane, the motion takes place in xy plane, और आगे डॉट 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 लिख लो, ऐसा डॉट 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 लगा दो। वो जो डॉट 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 लगाया है उसका मतलब समझो, दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, कोई भी दो चेंज हो तो मोशन कैसा हो जाएगा? टू डायमेंशनल हो जाएगा। अगर x और y साथ में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये किस प्लेन का मोशन है? दिस इज मोशन इन xy प्लेन। अगर y और z साथ में चेंज होगा तो किस प्लेन का मोशन है? yz प्लेन का मोशन है। और अगर z और x या x और z साथ में चेंज होगा तो इसको क्या बोलेंगे? xz या zx प्लेन, जो बोलना है वो बोल सकते हो। तो वो डॉट 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 से ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, कि xy चेंज होगा तो 2D मोशन है xy प्लेन में, yz चेंज होगा तो 2D मोशन है yz प्लेन में, zx चेंज होगा तो इट इज टू डायमेंशनल मोशन इन xz प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखना,
अ टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन ही लिखना, अ 2D मोशन is a superposition, a two-dimensional motion is a superposition of two perpendicular, a two-dimensional motion is a superposition of two perpendicular 1D motion, is a superposition of two perpendicular 1D motion. तो x और y क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, y और z परपेंडिकुलर है, z और x परपेंडिकुलर है। अच्छा लिखना मत, यहां समझो, डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला x, वेलोसिटी को हमने बोला v और एक्सीलरेशन को हमने बोला a। ये मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? तो dx बाई dt करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालने के लिए भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को। तो यहां पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, dv बाई dt। क्या डिस्प्लेसमेंट को दो बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से भी एक्सीलरेशन मिलता है? स्क्वायर नहीं पढ़ते, पूरा कहानी खत्म हो गया, अभी फिर पूछना पड़ रहा है। एक्सीलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। वेलोसिटी दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यही काम आपको दो डायरेक्शन में करना पड़ेगा इस चैप्टर में, समझ आ रहा है? वन डायमेंशन में आपने ये काम सिर्फ x डायरेक्शन में ही किया है। इस चैप्टर में हो सकता है आपको y में वेलोसिटी निकालनी है, तो y वाले डिस्प्लेसमेंट को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे। आपको x में वेलोसिटी निकालनी है तो आप x वाले डिस्प्लेसमेंट को अगेन एक बार डिफरेंशिएट करोगे। आ रहा है समझ में? x में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन तीनों अलग हो सकता है, y में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों अलग हो सकता है। ठीक है, अगला डायग्राम आपको बनाना है, ये तो लिखना नहीं, ये आपको मैंने वैसे ही पढ़ाया हुआ है, आपको याद रखना है वो। ये XY प्लेन है, आपके ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू किया, प्लीज लिखना मत, यहां पे समझते जाओ, समझने की चीज है। आपका ऑब्जेक्ट सपोज यहां तक आया, ये इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां पॉइंट करता है, इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल? पॉइंट करेगा वो इनिशियल से फाइनल, और निकालने के लिए हम किसमें से किसको माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। पॉइंट कहां से कहां करेगा, ऑलवेज इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में। यहां पे इनिशियली हमारा पार्टिकल था, इनिशियल का मतलब होगा टी बराबर कितने की बात हो रही है, 0। वो क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द इनिशियल एक्सीलरेशन, उसका मतलब है एक्सीलरेशन का वैल्यू टी बराबर कितने पे, 0 पे। वो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी टी बराबर कितने पे, 0 पे। तो इनिशियल कंडीशन का ही मतलब है कब की बात हो रही है, टी बराबर टी पे। यहां पे हम पहुंचे हैं टी के किसी वैल्यू टी पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे हम वहां थे और t इज इक्वल टू टी पे हम इधर में हैं। अब ये वेक्टर है, वेक्टर के क्या दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, ध्यान से दोनों कंपोनेंट समझना। बस मुझे ये बता दो ये एडिशन मैंने किस लॉ से किया है, ट्रायंगल लॉ की पैरेललोग्राम लॉ? अगर ये रेड वाला दो सक्सेसिव साइड्स है ट्रायंगल का, तो ये थर्ड वाला क्या रिजल्टेंट हो सकता है, रिजल्टेंट का ही कंपोनेंट क्या बाकी दोनों को भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसी डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट है, इतना समझ पा रहे हो? ये किस डायरेक्शन में है कंपोनेंट, एक्स या वाई में, एक्स डायरेक्शन में। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इसको हम एस एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट ये भी इसका कंपोनेंट है,
ये किस डायरेक्शन का कंपोनेंट है? वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है। इतना बात समझ पा रहे हो? क्या ये एस वेक्टर इन दोनों को ही वेक्टोरियली ऐड करने से मिल रहा है? तो हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि एस वेक्टर को ही हम लिखेंगे एस एक्स वेक्टर प्लस एस वाई वेक्टर। ये एस क्या है? व्हाट इज एस? दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। एस एक्स को हमने क्या बोला है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा डायरेक्शन? इन एक्स डायरेक्शन। और ये किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर मुझे एस का लिखना है, अब ये एस एक्स और एस वाई ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है दोनों। आ रहा है समझ में? अभी अभी आपने पीछे रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज किया था एक क्वेश्चन में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ऐसा ही फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? cos थीटा। क्या थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमारा एस एक्स और एस वाई कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो थीटा कितना होगा उस केस में? cos थीटा मतलब cos 90। तो ये वाला पूरा कार्यक्रम इसी एक ही जगह पे क्या आपके पास एस एक्स था और इसकी जगह पे क्या था? एस वाई था। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट में व्हाट? एस एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एस वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इतना बात समझ पाए? ठीक है। हम मोशन को किन दो डायरेक्शंस में तोड़ रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। आप एक साइड में सॉल्व करोगे अलोंग एक्स डायरेक्शन और दूसरी साइड में आप सॉल्व करोगे अलोंग वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था, इसी डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिनोट किया था? एस एक्स से। और यहां पे वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था, इसको आपने किससे डिनोट किया था? एस वाई से। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट था, जिसका मैग्नीट्यूड आपने एस लिखा था, इसी को आपने क्या लिखा हुआ था? अंडर रूट में एस एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एस वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें समझ पाए हो? अब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? इस डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन vx। इसी लॉजिक से जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में आएगा vy, ये किसका डेरिवेटिव होगा? डी बाई डी टी ऑफ एस वाई हो जाएगा। और यहां से आपको मिलेगा वेलोसिटी y डायरेक्शन में। अब फिर से जो नेट वेलोसिटी होगी, तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब निकालना, अब फिर से यहां समझना, ये vx क्या x डायरेक्शन का वेलोसिटी है और ये vy किस डायरेक्शन का वेलोसिटी है? y डायरेक्शन का। ये दोनों डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है, तो जैसे अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर को हमने एस डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखा है, अंडर रूट में क्या हम vx का स्क्वायर प्लस vy के स्क्वायर को रूट में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट वेलोसिटी का वैल्यू। आ रहा है समझ में? अब इस x डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x डायरेक्शन में क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन ax को हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ vx। और एक्सीलरेशन जो y डायरेक्शन में मिलेगा ay, इसको हम क्या लिखेंगे? दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ, इस बार हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा। अब y की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, vy मिला, सॉरी ay मिला, और x वाली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सीलरेशन x में मिला। फटाफट मुझे ये बताओ, नेट एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं इन दोनों की तरह?
अंडर रूट में किसका किसका स्क्वायर। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप वो पैटर्न पकड़ लिए तो चैप्टर में कुछ है नहीं फिर। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है फाइंड एक्सीलरेशन 2D मोशन में, तो वो नेट एक्सीलरेशन पूछ रहे होंगे। क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड वेलोसिटी 2D मोशन में, तो वो नेट वेलोसिटी पूछेंगे, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला है तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट ही पूछना चाहेंगे। आ रहा है बात समझ में। तो नेट एक्सीलरेशन ए के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख देंगे, रूट अंडर में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के लिख लेना। समझ आया? अब डायग्राम्स बनाने शुरू करो। अच्छा, इसी में ये समझो, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलेंगे vx, और इसी डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा इसको हम बोलेंगे ax। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी vy, और इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा इसको हम बोलेंगे ay। ये बना लो। सिर्फ डायग्राम बनाना, उधर जो लिखा है वो तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी लिखा हुआ ही है। सिर्फ फोटो बनाना, बाकी कार्यक्रम नेक्स्ट स्लाइड से लिखना। लॉजिक वही है, हम लोग इसको कंपोनेंट भी तो वैसे ही तोड़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर ए एक्स ए वाई ए जेड ये तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे बस जेड नहीं है क्योंकि 2D मोशन है, तो सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे, तो यही करते जाना आपको बार बार। डायग्राम बन गया? इसमें से क्या लिख रहे हो? ऐसा पेज को दो पार्ट्स में बांटना, और वो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी, नेट एक्सीलरेशन बीच में। कुछ कह रहे हो क्या? क्या हवा नहीं आ रहा है? बाजू हट। स्विंग चलाओ। ऑफ करो? अच्छा ऐसा है क्या? थोड़ा देर में बंद कर रहा हूँ, 10 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। इस देश में तो ज्यादा ही होता है, इस देश में तो ज्यादा ही होता है। नॉर्मली आप 27 डिग्री लेके चलते हो। नहीं लिख लिए क्या कौशिक? देख रहा हूँ बहुत दिन से। लिख विख के हो नहीं रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के पूरा बात चल रहा है। और अभिनव नहीं पढ़ना वढ़ना है?
ऐसे ही पढ़ोगे। अभी ऐसा लगता होगा देख लेंगे, बाद में नहीं देखा जाएगा। हम्म। अभी हमने माना है कि मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, इसलिए हमने एक बार एक्स में सॉल्व किया, एक बार वाई में। हम्म। क्या करने बोला था वो भी बता दो, मुझे थोड़ी याद है यार। बहुत साल पहले बहुत अच्छा मेमोरी था, अब नहीं है, अब बर्बाद हो गया है। चलो आगे। चलो सॉल्व करो। इधर सुनो, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 2t² + 1, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है एज पर 2t + 2। आपसे बोला है 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 3 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना होगा। तो एक्स वाला कार्यक्रम एक साइड करोगे, वाई वाला कार्यक्रम एक साइड करोगे, आ रहा है बात समझ में। और रूट अंडर वाले फॉर्मूले यूज करके नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन निकालो। जरा देखे कितना सीखे 1D में, करो सॉल्व तो। क्वेश्चन में भी लेफ्ट में अलोंग एक्स सॉल्व करना, राइट में अलोंग वाई।
1 सेकेंड में नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए x का वैल्यू 1 सेकेंड पे निकालो, y का वैल्यू 1 सेकेंड पे निकालो और नेट डिस्प्लेसमेंट को रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो। ठीक है। हाँ भाई, वो बातें हो रही है। कुछ बच्चों को ना निकाल दूंगा मैं क्लास से। आपने तो डेरिवेटिव्स पढ़ा नहीं प्राणेंदु, कैसे करोगे? हम्म। हो गया क्या? 5 यूनिट्स ही लिखोगे, वैसे क्वेश्चन में मीटर वगैरह दिया होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ। वन सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टी का वैल्यू कितना कर देंगे हम लोग? टी का वैल्यू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट में? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 5। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, 2t स्क्वायर का कितना होगा और 1 का 0। तो t का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा वैल्यू? 8। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? 2। तो ये वैल्यू 2 ही आएगी। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फिर? अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये वैल्यूज दोनों रख दोगे तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा? रूट। हम्म।
हाँ, ये बात ठीक बोली आपने। आपसे पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। आप उसमें टी का वैल्यू 0 रखे, इनिशियल पोजीशन अगर निकालें तो इनिशियल पोजीशन भी तो अकाउंट करना पड़ेगा ना। एक्स का वैल्यू 0 पे कितना आ रहा है? बाकी आंसर्स में चेंज नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। टी को 0 रखने पे एक्स कितना आ जाएगा? 1। तो इनिशियली वो x बराबर 1 पे है, बाद में x बराबर 3 पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कितने का हुआ? 1 से 3 पे गया तो 2 का स्क्वायर होगा वहां पे। सेम यहां भी करना है आपको। y का वैल्यू जब आप 0 पे निकालोगे तो ये कितना आएगा? 2। इनिशियली 2 पे था, फाइनली 4 पे पहुंचा है। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट अगेन? तो ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता? बहुत बढ़िया, इसको ध्यान दो, ये सब भी होता है। एक्सिलरेशन x में कितना आएगा? 4। और एक्सिलरेशन y में 0। तो जो नेट एक्सिलरेशन हो जाएगा, दिस सिंपली विल बी ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच गिव्स 4। ये आंसर्स होंगे आपके। चलो करो इसको सॉल्व। अब यहाँ पे क्या दिया है सुनो, फिर से 2 डायमेंशनल मोशन ही है। इस बार आपको एक्सीलरेशन दिया है। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। पर वाई में जो आपका एक्सीलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है, t+1 है। ये t+1 भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। आपसे बोला है कि अगर पार्टिकल 0,0 से शुरू करता है रेस्ट से, तो आपसे बोला है कि नेट एक्सीलरेशन 2 सेकंड में कितना, नेट वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितना। अब एक्सीलरेशन दे के पीछे का सब पूछेगा तो कैसे करोगे आप? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? इंटीग्रेट करो, उल्टा चलो इस बार।
एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो टी का वैल्यू ही रख दो, 2 सेकेंड दोनों जगह पे, और नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करो। क्या? हाँ, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आपका इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। x में एक्सीलरेशन 2 दिया है, y में t+1 है। ये 2 क्या एक नंबर है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपसे कितने सेकंड पे पूछा है? 2 सेकंड पे, तब भी वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी x वाले एक्सीलरेशन की। और यहाँ पे जो y वाला एक्सीलरेशन है ये 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2। आपका जो नेट एक्सीलरेशन होगा इसको हम क्या लिख लेंगे? रूट अंडर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स का वैल्यू कितना है? 2, और ए वाई का भी वैल्यू कितना है? 2। ये आंसर कितना आया? आया भी कि नहीं? क्या यही फंक्शन होता है? एडीटी को इंटीग्रेट करेंगे तो वो डीवी का इंटीग्रेशन देगा, और यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन करेंगे डीवी तो हमें मिलेगा एडीटी का इंटीग्रेशन से। थोड़ा लिमिट्स कैसे लगाते ये सुनो, लिखेंगे तो यही। कहाँ पे 3? अच्छा ये। तो पहले बताया करो कितना आएगा रूट में? 13। पहले 4 लोग मिलके कंफर्म करते रहेंगे कि तेरा भी 13 आ रहा है क्या? हाँ तेरा भी 13 आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, सर ने गलत किया हो। यहां सुनो लिमिट्स कैसे लगाते हैं। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? टाइम के। तो यहाँ पे लिमिट्स भी किसका लगेगा? टाइम का। यहां पे इंटीग्रेशन किसका है? वेलोसिटी का। ठीक है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना दिया है? हमसे बोला है इनिशियली वो कैसा है? रेस्ट पे। तो t का वैल्यू जब 0 होगा तो वेलोसिटी भी कितना होगा? 0। हमें कितनी देर में वेलोसिटी निकालना है? तो जब t का वैल्यू 1 होगा तो हमें यही वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको 1 कह दो, इसको v कह दो। dv का इंटीग्रेशन क्या देगा?
v, लिमिट्स वगैरह भी लगाना पड़ेगा आपको, और एक ही जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख देते, 2dt। 2dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t, लिमिट्स कहाँ से कहाँ, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाता आपके पास, 2 आ जाता, ये vx था, और टाइम फंक्शन आपके पास 2t मिल जाता। सेम यहाँ पे t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, t बराबर t पे हमें v का वैल्यू निकालना है, ये vy हो जाएगा, ये vx हो जाएगा, तो अगेन ये v माइनस 0 ही मिलता। ये t+1 dt का इंटीग्रेशन में क्या मिलता हमें, t² प्लस t मिलता क्या, जब आप v का वैल्यू रख देते t का वैल्यू, तो आपको कितना मिलता है यहां से, 2 क्या, कि नहीं, कि सॉल्व ही नहीं किया अभी, करो जरा वेरीफाई करो, किसी का आया आंसर, अच्छा ये t²/2 होगा। कितना गलती हो रहा है आज, ठीक है। फाइव बाई टू कहाँ पे, ठीक है। हाँ पता नहीं, मैंने वैल्यू फंक्शन सब अपने मन से दिया, तू गॉड नोज। कितना आया आपका डिस्प्लेसमेंट, 2√61/3, सब कुछ एक सिंगल रूट में ही बता दो, दोनों लोग का अलग अलग है। इधर सुनो, वेलोसिटी तक समझ आया, दिमाग क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। वेलोसिटी मिल गया तो v dt को इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे, x, x डायरेक्शन में यही आपको इंटीग्रेशन vx dt का करना पड़ेगा, और y डायरेक्शन में यही इंटीग्रेशन आपको vy dt का करना पड़ेगा, यही इंटीग्रेशन कैरी आउट करो। vx की जगह पे क्या यूज करोगे, 2 यूज करोगे कि 2t यूज करोगे, ये बताओ। टाइम फंक्शन यूज करना है तो vx की जगह पे 2t रखोगे,
और वी वाई की जगह पे टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी रख के इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, लिमिट्स क्या होगा, टी बराबर 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, और टी बराबर टी पे इसको कह दो ये एक्स है, तो लेफ्ट साइड से तो हमें एक्स ही मिल जाएगा, उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। और इंटीग्रेशन 2t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स कहां से कहां, 0 से, कितनी देर में पूछा था हमसे, 2 सेकेंड, ये 2 से 2 काट दो, ये कितना आना चाहिए 4, 4 आ रहा है क्या ये एक्स में, वाई में भी सेम ये कैरी आउट करो, टी का वैल्यू 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, टी का वैल्यू 2 सेकेंड हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट y हो गया, तो y इज इक्वल टू, इस बार आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 में, क्या है वहां पे फंक्शन टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी सब कुछ का dt। y का वैल्यू क्या 10/3 आया, क्या चीज, किसमें, आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के, तो आप फंक्शन भी कौन सा लोगे, टाइम फंक्शन ही तो लोगे, ये तो टी का वैल्यू रखने पे मिला है ना, हमें तो जनरल जब डेरिवेशन करना है तो हम सिंपली टाइम फंक्शन यूज करते जाएंगे, यही याद भी रखना है आपको कि वहां पे हमेशा टाइम फंक्शन रख के इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y में डिस्प्लेसमेंट 10/3, तो 100/9, ये आंसर कितना आ रहा है, रूट में कितना बोले थे, मतलब √244/9 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस 2D के ऐसे हैं, यहां तक समझ पाए अभिनव, नहीं, शक्ल बता रही है, अभी ब्रेक 2 घंटा हुआ नहीं, अभी 15 मिनट रुक जाओ और, लिखो अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the position of a particle
is given by the position of a particle is given by ये वो पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर दिया है टाइम फंक्शन के फॉर्म में, आपसे पूछा है वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कितना। कभी भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया जाए तो आपको बस ये समझना है कि आर वेक्टर को ही हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन के साथ आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन के साथ जे कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन के साथ के कैप। ये जनरल फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर का 3D में। हमारे पास के कैप नहीं है तो हम इसके बारे में नहीं वरी करेंगे। एस एक्स का वैल्यू कंपैरिजन करके कितना लिख सकते हो और एस वाई का वैल्यू कितना लिख सकते हो। 5 एस एक्स आई कैप के साथ वाला चीज है, ये हो जाएगा 3t और एस वाई जे कैप के साथ वाला है तो ये हो जाएगा कितना 2t²। हाँ आप बोलो आंसर कितना आ रहा है 5। ठीक है। और वेलोसिटी निकालना है तो एक एक बार डिफरेंशिएट कर लो। आ गया शशांक। एक क्वेश्चन और लिखो। The acceleration of a particle is given by लिखो क्वेश्चन फटाफट। इस बार बस इस एक्सीलरेशन को आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई के साथ जे कैप। और यहां से कंपेयर करोगे तो ए एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 और ए वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3t। जस्ट लाइक पिछला क्वेश्चन, इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, आंसर दो। कुछ नहीं बोला है तो रेस्ट से और ओरिजिन से ही स्टार्ट होता हुआ मानोगे। कितना आया
3/2। आपका कितना आ रहा है? 7/2। जरा अपना अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए। 5/2 आ रहा है। एक और ऑप्शन बना ही दो। अभी तो पूरा शरीर दुखेगा, कुछ चैप्टर आने तो दो। कितना है डिस्प्लेसमेंट? आया कुछ? ठीक है। क्या बस, कार, गाड़ी, ट्रेन, मुझे क्या मतलब है इन सब से? अभी कुछ दिन में जीने की भी इच्छा खत्म होगी धीरे धीरे, रुको तो। ना 11th फिजिक्स है, मजाक थोड़ी है। ये हेडिंग लगाओ। रख दो उसको, रख दो। हेडिंग तो लगाओ पहले, कि हेडिंग भी ब्रेक के बाद ही लगाओगे।